नमस्कार दोस्तों। आज अपन इरिगेशन सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन के अंदर जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पीछे आरएसएससी का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर भी कम से कम सात आठ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए अपन पहले इरिगेशन सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। और एसएससी के अंदर ही आजकल जो 2019 के अंदर पेपर उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए इरिगेशन थोड़ा एक छोटा भी सब्जेक्ट है, उसको पहले स्टार्ट करते हैं और देन उसके बाद में अगले सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इरिगेशन के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले इरिगेशन की डेफिनेशन की बात करें तो इरिगेशन डेफिनेशन है क्या। इसके अंदर इरिगेशन के अंदर मेन बात ये होती है कि जो कोई भी क्रॉप है, उस कोई भी अलग जैसे अलग अलग क्रॉप होती है, उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, उसको नेचुरलाइजमेंट होने के लिए। यानी मान लो कोई अपन ने खेती की वहाँ पे और बीज वगैरह अपन ने वहाँ पे खेती कर दी, उसके बाद में उसको कितना पानी चाहिए उसको उगने के लिए, वो ही एक प्रकार की इरिगेशन है। जैसे अपन बात करें एक्चुअल डेफिनेशन के अंदर, तो इरिगेशन में भी डिफाइन एज आर्टिफिशियल ऑफ वाटर टू द फील्ड in accordance with the crop requirement throughout the crop period for full-fledged nourishment of the crop। यानी पूरी क्रॉप की नैचुरलाइजमेंट होने के लिए यानी उगने के लिए कितनी पानी की आवश्यकता होगी अलग अलग क्रॉप के अंदर, कितनी उसकी अकॉर्डेंस के हिसाब से अपन कितना पानी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। यानी उसके अंदर कितना अपन पानी चाहिए, उसके अंदर अपन को कितनी अपन ने सप्लाई की है वाटर के अंदर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक इसके अंदर सबसे पहले इरिगेशन के अंदर ये बात कर लेते हैं। ये अभी क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है कि क्रॉप यील्ड और प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस किस हिसाब से किया जाता है, लेकिन आगे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि क्रॉप यील्ड को किस क्विंटल पर आवर और टन पर आवर के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसको क्विंटल पर आवर या टन पर आवर। और प्रोडक्टिविटी को किसके अंदर किया जाता है, प्रोडक्टिविटी को अपन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी को क्रॉप यील्ड पर एमएम के अंदर, यानी क्रॉप यानी क्विंटल पर आवर पर एमएम ऑफ वाटर सप्लाई के अंदर इसको अपन क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। अब आगे बात आ गई अपन की अलग अलग क्रॉप के अनुसार, अलग अलग क्रॉप होती है अपन की, उसके अनुसार अपन क्या करते हैं, उसके अंदर अनुसार इसकी क्रॉप यील्ड कितनी होती है, प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, उसके अंदर वाटर अप्लाइड कितना किया जाता है, उस हिसाब से अलग अलग पांच अपन देखते हैं कौन कौन मुख्यतः पांच होती है। उसके अंदर देखते हैं जैसे मान लो राइस हो गया, राइस के अंदर क्या होता है, जो वाटर अप्लाइड किया जाता है 120 होता है और उसके अंदर यील्ड होता है 45, क्रॉप यील्ड हो गया। प्रोडक्टिविटी कितनी होती है 3.75 हो गया। और उसके बाद में अपन ज्वार की बात करें, ज्वार के अंदर कितनी होती है, वाटर अप्लाइड कितना किया जाता है 50, वाटर अप्लाइड करते हैं 50 अप्लाई वाटर अप्लाइड करते हैं। और क्रॉप यील्ड कितना हो गया, क्रॉप यील्ड हो गया अपन का, क्रॉप यील्ड हो गया अपन का 45 और प्रोडक्टिविटी 9। उसके अंदर बाजरा की बात करते हैं, बाजरा के अंदर कितना है 50, वाटर अप्लाइड और क्रॉप यील्ड 40 और प्रोडक्टिविटी 8 होती। और उसके बाद में अपन बात करें माइज़ की बात करें, माइज़ के अंदर कितना होता है, माइज़ के अंदर 62.5 वाटर अप्लाइड किया जाता है और 50 क्रॉप यील्ड हो गया, और 50 क्रॉप यील्ड हो गया और प्रोडक्टिविटी 8 हो गई। उसके बाद में अपन बात करें, उसके बाद में बात करें वीट की, वीट के अंदर बात करें तो वीट के अंदर क्या होता है, वीट के अंदर वाटर अप्लाइड किया जाता है, वो वाटर अप्लाइड किया जाता है वो हो गया 40 और क्रॉप यील्ड हो गया 50 और प्रोडक्टिविटी की 12.5। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखना, इसकी एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, राज VMW, इस हिसाब से अपन सीक्वेंस के अनुसार याद करना। राज VMW यानी राज, R यानी राइस, G यानी ज्वार, B यानी बाजरा, M यानी माइज़, W यानी वीट, इसके हिसाब से याद कर लेना। यानी 120 50 50 62.5 40 120 20 120 50 50 62.5 40 हिसाब से वाटर अप्लाइड याद कर लेना। और क्रॉप यील्ड इस हिसाब से याद करना 45 45 40 50 50 45 45 40 50 50 हिसाब से याद कर लेना। और प्रोडक्टिविटी इस हिसाब से याद कर लेना 3.75 988 12.5 हिसाब से याद कर लेना आप। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, एडवांटेज होता है इरिगेशन। एडवांटेज क्या है इरिगेशन के,
इरिगेशन के एडवांटेज की बात करें अपन तो सबसे पहले एडवांटेज ऑफ इरिगेशन के अंदर बात करें, इसके अंदर चार जो एडवांटेज है वो है डायरेक्ट इरिगेशन की। किसके? चार जो एडवांटेज है वो है डायरेक्ट एडवांटेज है चारों जो है। और इसके बाद में डायरेक्ट एडवांटेज कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहले देखते हैं डायरेक्ट एडवांटेज कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया, जैसे 2 मिनट रुकना मैं बोल डायरेक्ट एडवांटेज के अंदर बात करते हैं। पहले इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन कितना है, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। दूसरी बात करें अपन तो दूसरे के अंदर अपन बात करें तो एलिमिनेशन ऑफ मिक्सिंग क्रॉप। तीसरी बात करें अपन प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन और ड्रोट। चौथी रेवेन्यू जनरेशन और 5 नंबर पावर जनरेशन। और 6 नंबर के अंदर इम्प्रूविंग द वाटर सप्लाई यानी ट्रांसपोर्टेशन हो गया और लैंड नेविगेशन। और इसके अंदर बाद में अपन बात करें तो ग्राउंड वाटर टेबल भी इसके अंदर आता है, और एम्प्लॉयमेंट भी आता है। यानी 9 एडवांटेज हैं इरिगेशन के अंदर। अब इसके अंदर देखते हैं डायरेक्ट एडवांटेज कौन से हैं, इनडायरेक्ट एडवांटेज कौन कौन से हैं। डायरेक्ट एडवांटेज के अंदर आता है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ मिक्सिंग क्रॉप, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन और ड्रॉट और रेवेन्यू जनरेशन। ये डायरेक्ट एडवांटेज है अपन के इरिगेशन के अंदर। ये भी ध्यान रखना है अपन को कि डायरेक्ट एडवांटेज कौन कौन से होते हैं। अब आगे बात आती है इनडायरेक्ट एडवांटेज कौन कौन से होते हैं। इनडायरेक्ट एडवांटेज हो गया जैसे पावर जनरेशन, इम्प्रूविंग द वाटर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, लैंड नेविगेशन, ग्राउंड वाटर टेबल, एम्प्लॉयमेंट। ये है इनडायरेक्ट एडवांटेज। अपन को ये भी ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ का भी अपन को ध्यान रखना है। अब आगे बात आ गई अपन की डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं इरिगेशन के। डिसएडवांटेज अपन के इरिगेशन के अंदर 3 डिसएडवांटेज है। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट के अंदर अपन बात करें डायरेक्ट एडवांटेज के अंदर फर्स्ट नंबर है ओवर इरिगेशन में कॉज वाटर लॉग डिक्रीज। यानी इसका एरो का नीचे का इसका डिक्रीज क्रॉप यील्ड। यानी यदि अपन ने ओवर इरिगेट कर दिया तो वहाँ पे क्या हो गया, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। उसके कारण क्या है, क्रॉप यील्ड और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब एक भी ये भी कारण हो सकता है कि जैसे मान लो अपन जो खेती करते हैं उससे पहले खाद भी वगैरह अपन देते हैं, तो अपन ने यदि ओवर इरिगेट कर दिया तो उसके कारण क्या है कि जो खाद है वो नीचे चली जाएगी, जिससे क्या है कि पर्याप्त मात्रा में और क्रॉप को खाद नहीं मिलेगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह उसको नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो अपन बात करते हैं ओवर इरिगेशन में लिस्ट टू सीपेज ऑफ फर्टिलाइज़र इनटू ग्राउंड वाटर। ये न्यूट्रिएंट ग्राउंड वाटर के अंदर चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये फसल के लिए डिसएडवांटेज है एक। तीसरी नंबर के अंदर बात करें डिसएडवांटेज के अंदर है, ये भी डिजीज लाइक डेंगू मलेरिया, ये भी और इरिगेशन के कारण हो सकती है। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं। पहला प्रोजेक्ट जैसे स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया और मेजर हो गया। यानी मेजर, मीडियम, स्मॉल ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, किस हिसाब से आपको हिसाब से याद हो उस हिसाब से याद कर लेना। इसके अंदर इरिगेशन पोटेंशियल हो गया पहले, और 2 नंबर हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। उस हिसाब से अपन को इरिगेशन प्रोजेक्ट को अपन डिफाइन करते हैं। जैसे मेरे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, CCA जो कल्चरेबल कमांड एरिया होता है वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी होती है, 5 करोड़ से ज़्यादा। मीडियम के अंदर 2,000 से 10,000 हेक्टेयर और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 0.25 से 5 करोड़। और स्मॉल के अंदर बात करें 3 नंबर के अंदर, स्मॉल के अंदर जो
CC होता है वो लेस देन 2000 हेक्टर होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होती है 0.25 से 0.5 करोड़। अब आगे अपन क्या करते हैं इरिगेशन को, अब अपन ये हो गया टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट के हिसाब से टाइप्स ऑफ द इरिगेशन, और उसके बाद में अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ द इरिगेशन। इरिगेशन दो प्रकार, एक सरफेस इरिगेशन होती है, एक सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन के अंदर बात करते हैं क्या होता है सरफेस इरिगेशन के अंदर। सरफेस इरिगेशन के अंदर क्या होता है कि सरफेस इरिगेशन के अंदर जब अपन वाटर सप्लाई करते हैं या ग्रेविटी के द्वारा या पंप के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन के अंदर बात करें तो देखो डेफिनेशन देखो, व्हेन द वाटर सप्लाई व्हेन वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सॉइल सरफेस आइदर ग्रेविटी बाय पंप, उसे क्या कहते हैं सरफेस, यानी कोई या तो ग्रेविटी के द्वारा या पंप के द्वारा पानी को सप्लाई करना ही या वाटर को अप्लाई करना ही सरफेस इरिगेशन कहा जाता है। और इंडिया के अंदर मोर देन 75% यही इरिगेशन यूज़ किया जाता है। मोर देन 75% इसी सिस्टम का अपन यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर। और आगे बात करें अपन इन दिस मेथड इज बेस्ट सुटेड टू सॉइल लो टू हाई परमिटिविटी, यानी लो टू मॉडरेट इन्फ्लेटेशन कैपेसिटी के जहाँ पे सॉइल है या परमिलिटी है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और या लैंड जो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म ट्रेन होता है लैंड का, वो कितना होना चाहिए, वो स्लोप जो होना चाहिए वो 3% से कम होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे इसका सरफेस इरिगेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब आगे बात आई इसके अंदर दो प्रकार से हैं, जैसे मान लो एक तो हो गया फ्लो इरिगेशन, एक हो गया यानी सरफेस इरिगेशन को दो भागों में बांटा गया, एक फ्लो इरिगेशन और एक लिफ्ट इरिगेशन। एक फ्लो इरिगेशन हो गया, एक लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन के अंदर क्या होता है ग्रेविटी के द्वारा वाटर सप्लाई किया जाता है, एक्शन ऑफ द ग्रेविटी के अंदर। जैसे मान लो व्हेन द वाटर इज अवेलेबल एट हायर लेवल एंड इट वाटर सप्लाई टू द लोअर लेवल बाय द अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी इज कॉल्ड इरिगेशन ऑफ द वाटर। और लिफ्ट इरिगेशन के अंदर क्या होता है, लिफ्ट इरिगेशन के अंदर क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो मैकेनिकल या मैनुअल या पंप वगैरह हो गया, मोटर वगैरह, उससे वाटर को सप्लाई किया जाता है। जैसे मान लोअर लेवल टू हायर लेवल वाटर सप्लाई करते हैं उसे लिफ्ट इरिगेशन के बाय मैकेनिकल और मैनुअल। जैसे यहाँ पे इफ़ द वाटर इज लिफ्टेड अप बाय सम मैकेनिकल एंड और मैनुअल पंप ETC वगैरह एंड द वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन इज कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो लिफ्ट इरिगेशन होती है उसकी अपन को पता है कि कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर फ्लो इरिगेशन का कोई भी खर्चा नहीं आता, डायरेक्टली पानी आ जाता है। लेकिन इसके अंदर जो अपन के इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी आता है, उसके अंदर मोटर पंप वगैरह उसका भी खर्चा आता है। इसलिए क्या होती है जो लिफ्ट इरिगेशन होती है इसकी कॉस्ट हायर होती है, इट इज़ कॉस्ट हायर दैन द फ्लो इरिगेशन। और वाटर इज डिलीवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर इसके अंदर डिलीवर किया जाता है, ये अपन ने पहले भी बात कर ली। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्लो इरिगेशन को दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से, पहले एक बात करते हैं परनियल इरिगेशन। परनियल इरिगेशन के अंदर क्या होता है कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई किया जाता है, जिस हिसाब से अपन को क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से क्रॉप पीरियड के अनुसार अपन पानी को कांस्टेंट एंड कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अपन देखते हैं, चलो इन दिस सिस्टम कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई टू इंश्योर टू द क्रॉप इन अकॉर्डेंस विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, यानी जिस क्रॉप पीरियड के अनुसार उसके अंदर कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उस क्रॉप की, उस हिसाब से पूरे साल कंटिन्यूस वाटर सप्लाई किया जाता है एंड कांस्टेंट। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं ये बी क्या परनियल इरिगेशन दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक डायरेक्ट इरिगेशन होता है और एक स्टोरेज इरिगेशन होता है। पहले हम डायरेक्ट इरिगेशन की बात करते हैं। डायरेक्ट इरिगेशन के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट इरिगेशन के अंदर क्या होता है कि व्हेन इरिगेशन इज डन बाय डाइवर्टिंग द रिवर रन ऑफ इनटू मेन कैनाल, यानी जैसे मान लो कोई भी रिवर है, यहाँ पे जैसे मान लो रिवर हो गई, उसे डायरेक्ट अपन ने क्या कर दिया कैनाल से पानी को डाइवर्ट रन ऑफ जो डाइवर्ट कर दिया डायरेक्ट ही, तो उससे क्या होगा कि
उसे क्या कहेंगे डायरेक्ट इरिगेशन की। भाई यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा मान लो वियर या बैराज बना दिया कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे, और यहाँ से पानी मेन कैनाल के अंदर डाइवर्ट कर दिया, उसे अपन क्या कहेंगे डायरेक्ट इरिगेशन की। यानी डायरेक्टली अपन ने रिवर से रन ऑफ कर दिया इनटू मेन कैनाल के अंदर बाय कंस्ट्रक्टिंग डाइवर्जन वियर एंड बैराज अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड डायरेक्ट इरिगेशन। अब अपन बात करते हैं स्टोरेज इरिगेशन क्या होता है। स्टोरेज इरिगेशन के अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कोई रिवर हो गई, ये रिवर हो गई, यहाँ पे बड़ा सारा डैम बना लिया अपन, मानसून सीजन के अंदर पानी इकट्ठा कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे लो फ्लो के टाइम में, जैसे मान लो मानसून चले जाने के बाद में क्या होता है लो फ्लो हो जाता है, तो उस दौरान अपन क्या कर देंगे यहाँ से पानी डाइवर्ट कर देंगे ताकि मेन कैनाल के अंदर। तो इससे क्या हो गया, इससे पहले पानी को अपन ने क्या किया स्टोरेज किया, इसलिए इसको कह दिया स्टोरेज इरिगेशन। उसके बाद में अपन क्या कर देंगे लो पीरियड के दौरान अपन क्या कर देंगे यहाँ से मेन कैनाल से पानी डाइवर्ट कर देंगे रिवर से, ठीक है। तो अपन इसके बट इफ़ डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग मानसून के अंदर दौरान के अंदर क्या कर लेंगे वाटर स्टोरेज कर लेंगे, एंड वाटर सप्लाई इन ऑफ टेकिंग कैनाल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो फ्लो देन टर्म इज कॉल्ड स्टोरेज इरिगेशन, ठीक है। ये होगी इरिगेशन की बात। इसके अंदर बाद में अपन बात करें कि डायरेक्ट इरिगेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट इरिगेशन क्या होता है। डायरेक्ट इरिगेशन और स्टोरेज इरिगेशन कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर। जैसे रामगंगा डैम हो गया, वो क्या है रामगंगा डैम है, वो है स्टोरेज इरिगेशन, और डायरेक्ट इरिगेशन है गंगा कैनाल सिस्टम। ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा उल्टा लिखा था, ये दिखा रखा है मैंने, ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड टाइप। पहले अपन ने बात कर ली परनियल इरिगेशन की, अब अपन की बात होती है फ्लड या अनकंट्रोल्ड इरिगेशन सिस्टम होता है, उसे क्या कहते हैं। इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन द सोइल कीप सबमर्ज्ड एंड truly flooded with water so as to cause through saturation of the land। इससे क्या होता है कि जैसे मान लो पानी के अंदर, जैसे मान लो कैनाल वगैरह डैम वगैरह बनते हैं, जैसे मान लो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है पानी के अंदर फ्लड के दौरान साइड के अंदर छोटे छोटे कैनाल निकाल दी जाती है। जैसे वाटर के अंदर फ्लड होगा तो वो क्या पानी डाइवर्ट हो जाएगा, उससे क्या है अपन यूज़ कर लेंगे, उसे क्या करेंगे फ्लड इरिगेशन कहेंगे। जैसे चलो बात करते हैं इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन सोइल कीप सबमर्ज्ड एंड truly flooded with water so as to cause through saturation of the land, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम क्या होता है। सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम के अंदर बात करते हैं अब सब सरफेस इरिगेशन के अंदर बात करते हैं सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है। सब सरफेस, पहले सरफेस इरिगेशन पढ़ लिया अपन। सरफेस इरिगेशन दो प्रकार से थे, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन दो प्रकार के थे, डायरेक्ट इरिगेशन और स्टोरेज इरिगेशन। अब अपन सरफेस इरिगेशन के अंदर बात करते हैं। सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, वाटर डज नॉट एक्चुअली वेट द सोइल सरफेस, रादर इट फ्लो अंडरग्राउंड एंड न्यूट्राइज द प्लांट रूट बाय द कैपिलरी। यानी कैपिलरिटी के द्वारा अपन क्या करेंगे, जो अपन जैसे मान लो कैनाल वगैरह है, यहाँ पे कैनाल है और यहाँ पे कैपिलरी रिसाव के दौरान पानी के अंदर इस साइड के अंदर जैसे 2 मिनट रुकना आप, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो अपन बात करें कि यहाँ पे बात करते हैं अपन यहाँ पे बात करते हैं अपन यहाँ पे बात करते हैं। ये हमारी कैनाल होगी, मेन कैनाल है, ठीक है। और
ये क्या है कि इससे क्या है कि बहुत सालों के बाद में, बहुत ज़्यादा सालों के बाद में यहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है और यहाँ पे फसल उगाई हुई। तो कैपिलरी के द्वारा क्या है, यहाँ पे मान लो फसल ये पानी अपन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली के अंदर क्या है, ये यहाँ पे जो फसल जो सॉइल है वो क्या है, समझ हमें नहीं दिखा रही। एक्चुअली के अंदर ये समझ नहीं है, ठीक है, ये वेट दिख रही है, लेकिन नीचे इस साइड से अपन को क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। यहाँ पे होगी साइड से, यहाँ पे कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा ये हमें पानी मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं, सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। अब देखो, वाटर डज नॉट एक्चुअली वेट द सोइल सरफेस, यानी एक्चुअली के अंदर वाटर वेट नहीं करता, रादर इट अंडरग्राउंड फ्लो एंड न्यूट्राइज द प्लांट रूट बाय कैपिलरी, यानी अंडरग्राउंड फ्लो होता है। जैसे मैंने बताया था कि भाई ये कैनाल थे और यहाँ से क्या अंडरग्राउंड पानी वाटर सप्लाई हो जाएगा कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा सीधा, और ये ऐसा नहीं होता सीधा, ये कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा होता है ऊपर सीधा। एक्चुअली के अंदर अपन क्या इसको वेट नहीं करते सोइल सरफेस को, सीधा इसके अंदर कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा ये पौधा अपने आप पानी लेता है, यहाँ से रिसा होगा कैनाल से अपने आप, तो उसके कारण जो इरिगेशन की जाती है, इस हिसाब से जो इरिगेशन की जाती है उसे क्या कहते हैं, सब सरफेस इरिगेशन। इसके अंदर दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल सब इरिगेशन होता है, एक को क्या होता है, आर्टिफिशियल सब इरिगेशन होता है। नेचुरल इरिगेशन क्या होता है, लीकेज वाटर फ्रॉम चैनल गोज अंडरग्राउंड and during passage through the subsoil it may irrigate crop sown on लोअर लैंड बाय कैपिलरी, यानी जिस इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल सब इरिगेशन के अंदर एक और डेफिनेशन के अंदर बात करें, दूसरी डेफिनेशन भी ये होती है कि जैसे मान लो सिंपल भाषा के अंदर बात करें अपन कि व्हेन अंडरग्राउंड इरिगेशन इज अचीव सप्लाई बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एडिशनल एक्स्ट्रा एफर्ट इज कॉल्ड नेचुरल सब इरिगेशन। नेचुरल सब इरिगेशन का मतलब ये होगा कि इसके अंदर क्या होगा कि अपने आप पानी क्या है नीचे चले जाएगा और इसके अंदर कोई हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, नेचुरल सब इरिगेशन कहते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर दे ही रखा है कि लीकेज वाटर फ्रॉम चैनल से वाटर क्या होगा, लीकेज होगा, और जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा उस हिसाब से अपन क्या धीरे धीरे कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा अपने जो जो पास में क्रॉप लगी हुई है उसे अपन को पानी मिल जाएगा, क्रॉप को पानी मिल जाएगा कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा, उसको नेचुरल सब इरिगेशन क्या बोलेंगे। और इससे क्या होगा, इससे क्या हो सकता है कि वाटर टेबल क्या होता है, अपन का ग्राउंड का वाटर टेबल वो इंक्रीज हो जाए, राइज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इरिगेशन। व्हेन आर्टिफिशियल इरिगेशन के अंदर बात करें, आर्टिफिशियल इरिगेशन व्हेन ए सिस्टम of open joint drain is artificially laid below the soil as to water supply to the crop by capillarity। कैपिलरिटी के द्वारा अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो ये मान लो कोई एरिया हो गया अपन का, ठीक है, और अपन बात करें दूसरे, ये अपन की खेती कर रखी है अपन ने यहाँ पे, ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे क्रॉप को लगा रखा है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। और अब पहले अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके ऐसे, और यहाँ पे क्रॉप के पास के अंदर यहाँ पे जॉइंट बना दी, ओपन जॉइंट ड्रेन बना दी, ये पाइपलाइन बिछा के और यहाँ पे जॉइंट बना दी, यहाँ पे इस साइड के अंदर जॉइंट हो गया, इस साइड के अंदर जॉइंट हो गया, इस साइड के अंदर हो गया, इस साइड के अंदर। इससे क्या होगा, एक तो हमारा ये फ़ायदा है इसके अंदर, जो इसके अंदर एक तो ये फ़ायदा है कि डायरेक्टली वाटर चला जाएगा और इसके अंदर इवेपोरेशन वगैरह ये नहीं होगा, तो इससे ये फ़ायदा है। लेकिन ये इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और आजकल इसी का लगभग यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि कम पानी वो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, व्हेन ए सिस्टम ऑफ ओपन जॉइंट ड्रेन इज आर्टिफिशियली लेड बिलो द
सो एज वाटर सप्लाई टू द क्रॉप बाई कैपिलरिटी। इट इज़ कॉस्टली, यूज स्मॉल एरिया के अंदर यूज कर सकते हैं। सूटेबल फॉर केस क्रॉप विथ हाई रिटर्न। हमारी कैसे, जैसे मान लो कोई भी क्रॉप हो उसके अंदर हमें जैसे मान लो रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कोई खेत है उसके अंदर अपन को इतनी ज़्यादा फसल होती नहीं, वहाँ पे तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इतना पैसा नहीं होता। अब आगे बात करते हैं, ये होगी टाइप्स ऑफ द इरीगेशन। इन सब इरीगेशन के अंदर नेचुरल इरीगेशन और आर्टिफिशियल सब इरीगेशन। अब आते हैं मेथड ऑफ द इरीगेशन। मेथड ऑफ द इरीगेशन के अंदर क्या होता है, मेथड ऑफ द इरीगेशन के अंदर, मेथड ऑफ इरीगेशन के अंदर बात करें, मेथड ऑफ इरीगेशन के अंदर बात करें, मेथड ऑफ इरीगेशन के अंदर फर्स्ट है फ्री या ऑर्डिनरी फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या कर दिया जाता है कि जैसे ये मेन, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, ये मेन सप्लाई डिश बना ली, मेन सप्लाई डिश बना ली और यहाँ से अपन के एक डिश और बना ली, ठीक है, और यहाँ पे एक और बना ली। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ड्रॉप आउटलेट बना देंगे जिससे इस एरिया के अंदर पानी चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे भी आउटलेट बना देंगे, इससे पानी चला जाएगा। ये ध्यान रखना, दो जो सप्लाई डिश होती है उसके बीच की डिस्टेंस होती है 20 से 25 मीटर के बीच डिस्टेंस, किसके अंदर, फ्री और ऑर्डिनरी फ्लडिंग के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अब इसका कहाँ पे यूज़ होता है वो अपन बात करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं। ये इसका यूज़ कहाँ और कहाँ पे, जैसे मान लो कोई भी लैंड है, रोलिंग लैंड हो या टोपोग्राफी इरेगुलर हो, वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। या क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के अंदर इसका, जैसे मान लो क्रॉप कोई क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है वहाँ पे यूज़ करेंगे, सुटेबल होगा। या लैंड की बात करें अपन तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रोलिंग लैंड के अंदर अपन इसका यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत लो होती है। दिस मेथड फ्लो ऑफ वाटर नॉट कंट्रोल, यानी इसके अंदर वाटर का कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसे फ्लड या इंड्यूशन इरीगेशन भी बोल सकते हैं। अपन फ्लड इरीगेशन की बात करी थी पहले, क्या होता है फ्लड इरीगेशन, उसे ये कहते हैं। इसकी जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है वो बहुत लो होती है, ये अपन ने बात कर ली। अब आती है वाटर फ्लोडिंग मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो कंट्रोल टाइप ऑफ इसको एक नाम वो भी दिया जाता है, कंट्रोल टाइप सरफेस इरीगेशन मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखो अपन बात करते हैं। इन दिस मेथड द लैंड एरिया इज डिवाइडेड टू नंबर ऑफ स्ट्रिप सेपरेटेड बाय लो लीव्स इज कॉल्ड बॉर्डर, ठीक। इसे डिक्स भी बोलते हैं, डिक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे मान लो अपन बात करें, ये हमारा कोई एरिया है और यहाँ से अपन पानी सप्लाई कर दिया और इससे क्या हो गया, ये हमारी लो लीव्स होगी, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे अपन, अलग अलग भागों के अंदर एरिया डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा, जैसे मान लो इस मेथड के अंदर नंबर ऑफ स्टेप, यानी एक स्टेप ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, नंबर ऑफ स्टेप बाय सेपरेटेड में, यानी अलग अलग किया जाता है लो लीव्स के द्वारा। ये लो लीव्स हो गई, इससे अलग अलग कर दिया एरिया को और इसे यहाँ से पानी अपन सप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से वापस ड्रेन बना दी, इस साइड के अंदर वापस ड्रेन बना दी, जैसे 2 मिनट रुकना, अपन बात करें, यहाँ पे वापस ड्रेन बना दी, यहाँ से पानी जितना चाहिए उतना क्रॉप ले लेगी और वापस पानी इसके अंदर चला जाएगा। तो इसी के अंदर क्या है, पानी का कंट्रोल किया जाता है। और एक चीज़ इसके ध्यान रखना कि जो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 100 से 400 मीटर, और जो विड्थ होती है स्ट्रिप की वो कितनी होती है, 10 से लेके 20 मीटर विड्थ होती है, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, 2 नंबर पॉइंट मैंने लिख रखा है, यूज़ प्लेन एरिया के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कौन सी जगह यूज़ करेंगे, प्लेन एरिया, यूज़ प्लेन एरिया के अंदर यूज़ करेंगे। और दिस में मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है, कम समय में ज़्यादा इरीगेट एरिया करवाता है ये, तो इसलिए पॉपुलर मेथड हो गया। और आगे बात करें अपन तो इसके अंदर जो स्ट्रिप वगैरह होती है, इसके अंदर जो साइज ऑफ स्ट्रिप होती है, साइज ऑफ स्ट्रिप डिपेंड अपॉन द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक। सॉइल के अंदर
डिपेंड करेगी, स्लोप ऑफ द लैंड पे डिपेंड करेगी, स्लोप कितना लैंड का, डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगी, इस पर डिपेंड करती है जो स्ट्रिप बनाई जाती है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ है कि स्ट्रिप की लेंथ कितनी होती है, 100 से लेकर 400 मीटर और विड्थ होती है 10 से लेकर 20 मीटर के बीच में। अब आगे बात करते हैं चेक फ्लडिंग मेथड। चेक फ्लडिंग के अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार का सिमिलर टाइप होता है, सॉरी 2 मिनट रुकना, एक प्रकार का सिमिलर मेथड होता है। चेक फ्लडिंग इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ऑर्डिनरी फ्लडिंग की बात कहती है अपने, उसी तरह से सिमिलर होता है। और एक्सेप्ट दैट द वाटर इज कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग चेक एरिया विथ लो एंड फ्लैट लीव्स। यानी लो एरिया, लो लीव्स और फ्लैट लीव्स के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको वाटर को अपन क्या करेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं। इसे चेक फ्लडिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, ये पहली बात इम्पोर्टेंट है कि इसका यूज़ कहाँ पे करें, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, सॉरी 2 मिनट हुआ। हाँ, अब अपन की बात आ गई क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के अंदर, जैसे सच एज ज्वार पैडी आर प्रीफर्ड फॉर दिस मेथड ऑफ इरीगेशन। यानी ज्वार पैडी के अंदर चेक, ज्वार पैडी मान लो अपन यूज़ कर रहे हैं क्रॉप, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, चेक फ्लडिंग मेथड का यूज़ करेंगे। और दिस मेथड इज सूटेबल, अगले पॉइंट है, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर बोथ परमेबल और लेस परमेबल सॉइल, दोनों के लिए अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। परमेबल सॉइल हो या लेस परमेबल सॉइल हो, उन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है इसके अंदर कि डीप होमोजीनियस लूम एंड क्ले सॉइल, यानी इन दोनों सॉइल के अंदर विथ मीडियम इनफिल्ट्रेशन रेट प्रीफर्ड फॉर दिस मेथड। यानी डीप होमोजीनियस लूम सॉइल होती है, एक क्ले सॉइल होती है, विथ इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होनी चाहिए, मीडियम होना चाहिए, तभी इसे इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं अपन। और इसके अंदर जो इस मेथड की एक खास बात ये होती है कि मॉडिफाई वर्जन ऑफ द बॉर्डर स्ट्रिप का मॉडिफाई वर्जन है, और वाटर एप्लीकेशन वैसे गुड होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रिप, बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग के कंपेयर में। यदि बात करें अपन ऑर्डिनरी मेथड की या बॉर्डर फ्लडिंग के मेथड के अंदर, जो उस हिसाब से उसके कंपेयर में अपन बात करें तो इसकी इफिशिएंसी क्या होती है, गुड होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। In this method, the land to be irrigated is divided into a small plot is known as check area। और जो चेक एरिया होता है, जो चेक एरिया होता है वो कितना होता है, 0.2 से 0.8 हेक्टर विथ लो फ्लैट लीव्स। जैसे मान लो ये है और यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आउटलेट बना दिए और ये लीव्स बना दिए अपन ने। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और अलोंग द लीव्स अलोंग द कंटूर यहाँ पे बना दी, और यहाँ पे पानी सप्लाई। ये जो एरिया होगा, जो एक चेक एरिया होगा, वो कितना होना चाहिए, 0.2 से लेके 0.8 हेक्टर होना चाहिए। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको अलग अलग एरिया के अंदर डिवाइड करते हैं, उसको चेक एरिया बोलते हैं। और स्मॉल प्लॉट के अंदर ये बना दिया अलग से, ये बना दिया अलग से। ठीक है, तो इसको बोलेंगे चेक एरिया, या स्मॉल प्लॉट को डिवाइड कर दिया जाता है बाय लो फील्ड लीव्स, और वहाँ से पानी सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात आती है बेसिन फ्लडिंग या हरिंग बेसिन मेथड होता है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ओवरचार्ज ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द चेक फ्लडिंग, स्पेशल टाइप है अडोप्टिंग फॉर ओवरचार्ज ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर आगे बात करें तो जैसे मान लो ये और एरिया हो गया, ये हो गया पानी, यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, यहाँ से क्या कर दिया, पानी सप्लाई करके यहाँ पे पेड़ लगा दिए, ये बेसिन बना दी। रेक्टेंगल हो सकती है, ट्राइंगल भी हो सकती है, यहाँ पे बेसिन बना दी, यहाँ पे बेसिन बना दी, तो यहाँ पे पेड़ पौधे लगा देंगे अपन, तो इसको बोलते हैं बेसिन मेथड बोलते हैं। ठीक है, बेसिन फ्लडिंग मेथड बोलते हैं या रिंग बेसिन बोलते हैं। और इसका यूज अपन कहाँ पे करते हैं वो देखते हैं। 1 or more ट्री आर जनरली प्लेस इन द बेसिन, एक से अधिक ट्री अपन प्लेस कर सकते हैं। एंड सरफेस इज फ्लडेड इन चेक मेथड,
इसको जैक मेथड के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसको सरफेस को पानी के अंदर फिल करते हैं। जो शेप होती है बेसन की, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल में भी इरेगुलर किसी भी टाइप की हो सकती है। इससे कोई प्रेफर नहीं किया है कि रेक्टेंगल ही होनी चाहिए या स्क्वायर भी होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी टाइप की हो सकती है। और इसका ये कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, उसके लिए कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसके लिए इसको प्रीफर नहीं किया जाता। कोर्स ग्रेन सॉइल आर नॉट सुटेबल फॉर बेसिन मेथड, बेसिन इरिगेशन बिकॉज द हाई प्रोकोलेशन लॉसेस, यानी प्रोकोलेशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा यदि कोर्स ग्रेन होगी, इसलिए अपन इसको अंदर हम प्रीफर नहीं करते, क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ से क्या है, पानी जा रहा है और यहाँ से डाइवर्ट कर दिया पानी और डायरेक्टली यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इसके अंदर पानी दे दिया। यहाँ पे कोर्स ग्रेन सॉइल होगी तो प्रोकोलेशन लॉसेस ज़्यादा होगा, पानी प्रोकोलेशन ज़्यादा होगा, तो उससे क्या है कि हमारे जो पेड़ होते हैं उसको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा। अब आगे बात करते हैं फ्यूरो इरिगेशन। फ्यूरो इरिगेशन के अंदर क्या होता है, जैसे अपन बात करें फ्यूरो इरिगेशन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये डिवाइड कर दिया अलग अलग, सो हम रुकना इसके अंदर ये महादेव वैली, रिजिट वैली, रिजिट वैली, ठीक है, इसको बोल दिया रिजिट। यहाँ पे पेड़ पौधे लगा देंगे और यहाँ पे पानी सप्लाई, इससे क्या होगा, यहाँ से कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा इसको पेड़ को पानी मिल जाएगा। इस पेड़ को यहाँ से पानी मिल जाएगा, इसको यहाँ से ऐसे पानी मिल जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, रिजिड पे क्या लगा देंगे, पेड़ पौधे लगा देंगे और वैली के अंदर क्या कर देंगे, पानी सप्लाई कर देंगे। इस मेथड को, इसको क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे वैली जो है वहाँ पे जो पानी है उसको क्या बोलते हैं, फील्ड चैनल या फ्यूरो चैनल बोलते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम दिया फ्यूरो चैनल, ठीक है। दिस मेथड of irrigation, water is applied to the land to the irrigated by a series of furrow, यानी एक इस हिसाब से ये सीरीज हो गई, ये सीरीज, ये सीरीज, इस हिसाब से अपन पानी के अंदर इसको चलता रहता है इस हिसाब से, ठीक है, एक सीरीज बनाई हुई थी। द फ्यूरो आर स्मॉल एंड पैरेलल चैनल मेड कैरी वाटर इरिगेशन, ठीक है। दिस फ्यूरो मेथड इज वेरी मच यूज फॉर क्रॉप ग्रोइंग इन रो की, जैसे मान लो इस मेथड का अपन कहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे माइज हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, इस ये क्रॉप क्या होती है, रो के अंदर क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप इन ग्रोइंग इन रो, उस वहाँ पे यूज़ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, माइज, कॉटन, शुगर केन, इसका इस हिसाब, यानी रो के अंदर, जैसे मान लो क्रॉप एक रो के अंदर लगाते हैं उसके अंदर अपन यूज़ करते हैं इसका। और इन दिस मेथड 20 to 50%, यानी 1/2 to 1/5 इज वेटेड विच रिजल्ट रिड्यूस द इवेपोरेशन लॉसेस। इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर जो इवेपोरेशन लॉसेस क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो 20 से 50% जो है, या 1/2 से लेके 1/5 तक इसको वेटेड कर दिया जाता है, ठीक है। और द क्रॉप आर यूजली ग्रोइंग ऑन रिजिड बिटवीन द फ्यूरो, इसके अंदर क्या करते हैं, अपन बात की थी फ्यूरो के अंदर क्या करते हैं, फ्यूरो के अंदर अपन इसके अंदर रिजिड है, बात ये होगी इसके अंदर, ये पॉइंट ये कह रहा है कि द क्रॉप आर जनरली ग्रोइंग ऑन रिजिड के अंदर ग्रोइंग कर लेंगे बिटवीन 2 फ्यूरो, भाई फ्यूरो ये ऐसे थी, ऐसे ये फ्यूरो होगी, ये यहाँ पे क्रॉप लगा लें, ठीक है। अब आगे बात आती है, इट इज़ प्रिफर्ड ऑन यूनिफॉर्मल फ्लैट एंड जेंटल स्लोप एंड सुटेबल फॉर परमेबल सॉइल के अंदर यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड लैंड प्रिपरेशन एंड इरीगेशन मच रिड्यूस एज कम्पेयर टू वेरियस मेथड ऑफ इरीगेशन, यानी इसके अंदर जो लैंड प्रिपरेशन होता है, लैंड को तैयार करना, और इरीगेशन के अंदर इतना आवश्यकता नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। मेन इसके अंदर ड्रिप इरीगेशन का बहुत बार आता है। इसके अंदर क्या होता है, ड्रिप इरीगेशन के अंदर, ड्रिप इरीगेशन मेथड के अंदर ड्रिप इरीगेशन मेथड के अंदर बात करें, ड्रिप इरीगेशन मेथड, इन दिस मेथड वाटर एंड फर्टिलाइजर इज स्लोली एंड डायरेक्टली अप्लाई टू द root zone of the plant. Minimum loss
ड्यू टू इवेपोरेशन एंड परकोलेशन। ड्रिप इरिगेशन के दो फायदे हैं, एक इवेपोरेशन कम होगा, एक परकोलेशन भी कम होगा, और एक ये भी कर सकते हैं कि वाटर भी अप्लाइड कर सकते हैं साथ में, एक फर्टिलाइजर भी साथ में अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, रूट जोन ऑफ द प्लांट। ये इससे ड्रिप इरिगेशन का अच्छा। ड्रिप इरिगेशन जैसे अपन की नर्मदा परियोजना है, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन को कंपलसरी कर दिया, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम को। इसी राजस्थान की पहली एक ही परियोजना है जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन और जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है उसको कंपलसरी कर दिया है, तो वहाँ पे इस सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यूज़ परमेबल एंड इम्परमेबल सॉइल के अंदर, यानी परमेबल सॉइल हो और इम्परमेबल दोनों सॉइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनी टोपोग्राफी हो, ठीक है। इसके अंदर क्या एक और क्या होगा, जो इरोजन होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, इरोजन भी कम होगा। और एक इसका एक और फ़ायदा है कि इसके अंदर क्या करते हैं, इसको कैसे करते हैं, देखो, दिस इज अचीव विद द हेल्प ऑफ स्पेशली डिजाइन इमिटर्स एंड ड्रिपर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप बेस सिचुएटेड, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा एरिया है और ये एरिया हो गया, मान लो अपन ने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये फसल लगाई हुई है, ठीक है, मान लिया। ये फसल लगी हुई है, ठीक है, ये ऐसे मान लो फसल लगी हुई है, ठीक है। अपन ने करोड़ लोगों लगा दिया यहाँ पे। अब अपन को पानी देना है, पानी देने के लिए अपन क्या करेंगे, ये अपन ने बना दी पाइपलाइन वैसे, ठीक है। पाइपलाइन बनाने के बाद में अब पाइपलाइन पे यहाँ पे क्या कर देंगे, ड्रिपर बना देंगे, यहाँ पे 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 ऐसे ड्रिपर बना दिए। इससे क्या होगा, पानी जैसे ही आया और रूट के अंदर डायरेक्ट चला जाएगा, इससे क्या होगा, इवेपोरेशन और परकोलेशन बहुत होगा। जैसे पानी गिरा वैसे रूट ने ले लिया, रूट जोन ने ले लिया। तो इससे एक तो फ़ायदा ये है कि इवेपोरेशन कम हो रहा है और एक इरोजन भी नहीं हो रहा, इसके दो फायदे। और यहाँ पे जो पानी सप्लाई किया गया, यहाँ पे क्या कर देंगे, साइड के अंदर हमारा जो होता है, जो अलग से वर्कशॉप होता है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल लगा होता है, उससे यहाँ से कनेक्ट करके और पानी प्रेशराइज कर देंगे यहाँ से, ताकि यहाँ से इसके अंदर पानी चला जाए। तो इसके अंदर एक ड्रिपर होता है या इमिटर्स बोलते हैं इसको, और या सेंट्रीफ्यूगल पंप, इस तीनों के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसके अंदर पानी सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ड्रिप इरिगेशन इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर रो क्रॉप एंड ओरचा ट्री सच एज टोमेटो, ग्रेप्स जो होती हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर ये पूछता है कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी होती है या इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी होती है। इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है 90%, ये ध्यान रखना। और इस इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी होती है, 90%, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। 90% इरिगेशन एफिशिएंसी होती है। और इसे ट्रिंकल इरिगेशन भी बोलते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रिंकल इरिगेशन भी बोलते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसकी है, एक तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी है कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी। इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी। मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होगी, हाई होगी। एक तो रिस्क होता है इसके अंदर क्या, नोजल का ब्लॉक होना, ये रिस्क होता है, ये एक डिसएडवांटेज है। एक ये भी है, इनस्टेबिलिटी फॉर स्लो डेप्थ क्रॉप के अंदर इनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। हेवी विंडो, अंडर हेवी विंड, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। और इसके अंदर आगे बात करें, एक ये भी होता है कि रिक्वायर्ड रेगुलर फ्लशिंग, इसकी लेबर की ज़रूरत है इसके अंदर। और इट इज़ आल्सो नोन एज इसको 3 नाम होते हैं, जैसे
डिसएडवांटेज के अंदर बात करें, एक इनिशियल कॉस्ट होगी, एक रिस्क ऑफ नोजल हो गया, एक इनस्टेबिलिटी ऑफ स्लो डेप्थ क्रॉप की, वहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर सकते, एक रेगुलर फ्लशिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर, और स्केल लेबर की आवश्यकता होगी, ये खर्चा होगा इसके अंदर, इसलिए इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब आगे बात करें, इसको एक नाम और भी दिया गया, क्या नाम, प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर के द्वारा यानी सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा प्रेशर लगा के पानी को सप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको ट्रिंकल इरिगेशन मेथड भी बोलते हैं, इसको प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम भी बोलते हैं। अब आगे बात करें स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड के अंदर क्या होता है, अपन खेतों में जनरली इसका यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड द इरिगेशन इज वाटर सप्लाई टू द लैंड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे फॉर्म के अंदर इसको सप्लाई कर दिया जाता है। इन ऑर्डिनरी रेन थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप एंड पंप, पाइप और पंप के द्वारा इसका नेटवर्क बना के पाइप के द्वारा और पंप के द्वारा पानी सप्लाई करके इसके अंदर इरिगेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज ओवरहेड इरिगेशन भी बोलते हैं, समटाइम्स नोन एज ओवरहेड इरिगेशन या प्रेशराइज इरिगेशन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशराइज इरिगेशन सिस्टम या ओवरहेड सिस्टम इज रिक्वायर्ड, इसलिए इसको बोलते हैं ओवरहेड इरिगेशन सिस्टम और प्रेशराइज इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज़ करते हैं अपन, यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ करते हैं all crop except rice, jute and for almost all soil except very heavy soil with very low infiltration rate, best saturated कहाँ पे होती है, for light soil and a deep, और इसके अंदर percolation losses are avoided, percolation losses को क्या कर दिया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ये कोई भी ये हर जगह अपन, जैसे मान लो राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल एरिया है वहाँ पे इसका ही भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, इसके अंदर एक तो प्रोकोलेशन को अवॉइड कर दिया जाता है, एक इसके अंदर जो सॉइल है, जैसे मान लो ज्वार बाजरा हो गया, कोई भी क्रॉप हो गई, जैसे राइस हो गई, इसके अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं, राइस चावल हो गया, जैसे मान लो बाजरा हो गई, कोई भी फसल हो, मूंगफली हो गई, उसके अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं। एक इसके अंदर जो सॉइल होती है वो क्या कहते हैं, वेरी हेवी सॉइल होते हैं विद वेरी लो इन्फ्लेटेशन रेट, यानी इन्फ्लेटेशन रेट उसकी वेरी लो होनी चाहिए, कोई भी सॉइल हो। ठीक है, अब आके बात करते हैं इसका मेनली कहाँ पे कल्टीवेटर किया जाता है, टी, कॉफ़ी, वेजिटेबल, परमेबल सॉइल, इनपरमेबल सॉइल के अंदर यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज मेनली फॉर कल्टीवेटर ऑफ टी, कॉफ़ी, वेजिटेबल एंड परमेबल सॉइल, इनपरमेबल सॉइल के अंदर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें, सूटेबल फॉर लैंड ग्रेडियंट स्टीप, यदि लैंड ग्रेडियंट स्टीप हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सॉइल इज ईजिली इरोडेबल हो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे यूज़ करें, जैसे मान लो ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे मान लो राजस्थान के अंदर ज़्यादा इरोडेबल सॉइल है वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा मेनली इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इरोडेड एरिया ज़्यादा है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ताकि सॉइल भी इरोडेड बहुत कम हो। अब इसके बाद में बात करते हैं एडवांटेज के बाद में, एडवांटेज के अंदर बाद में बात करते हैं यूज़ फॉर वाइड रेंज। फर्स्ट है ऑप्शन, यूज़ फॉर वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफिक कंडीशन सॉइल एंड क्रॉप्स। दूसरा, सरफेस रन ऑफ इज एलिमिनेट। ठीक है, इरोजन ऑफ सॉइल इज कंट्रोल, इरोजन कंट्रोल कर लिया जाता है। एंड तीसरा, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल विद स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, अब आगे बात है, नो लैंड प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। एक सबसे बड़ी बात यह है, इसके अंदर कोई भी लैंड को तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसकी जो एफिशिएंसी वो हाई होती है, 80% होती है। ड्रिप इरिगेशन कितनी होती है, 90%। यहाँ पे कितनी होती है, 80% होती है। और वाटर एप्लीकेशन क्या होता है, वाटर एप्लीकेशन भी क्या होता है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी भी हाई होती है इसकी। ठीक है, और स्पेशली फॉर मोर ह्यूमिड रीजन पे यूज़ किया जाता है इसका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ पे मोर ह्यूमिड रीजन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके अंदर कॉस्टली होता है, एक तो
ड्रिप इरीगेशन से ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, लेकिन ये कॉस्टली होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड होती है, इसके अंदर इसकी लेबर की आवश्यकता होती है, इसके अंदर इवेपोरेशन लॉसेस इज़ वेरी हाई, इवेपोरेशन लॉसेस इज़ वेरी हाई, ज़्यादा होगा। ड्रिप इरीगेशन के अंदर नहीं होता। नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप विथ हायर वाटर रिक्वायरमेंट, यदि क्रॉप को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वाटर की, वहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर सकते। अब आगे बात होती है, ये होती है मेथड ऑफ इरीगेशन, अपन ने बात कर ली सारे पॉइंटों के अंदर। अब अपन की बात आती है कि सरफेस जो होता है अपन का स्प्रिंकल और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम होता है, उसको किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाए? प्रेशराइज इरीगेशन सिस्टम भी बोलते हैं दोनों को, स्प्रिंकल इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को। अब स्प्रिंकलर मोस्ट सुटेबल रेगुलर, इरेगुलर एंड हाई रोलिंग ग्रेडियंट लैंड पर यूज़ किया जाता है। एक ये भी है कि जो स्प्रिंकल मेथड होता है वो आल्सो सुटेबल फॉर इरेगुलर एंड हाई रोलिंग ग्रेडियंट लैंड पे यूज़ किया जाता है। और अब आगे बात करें, लास्ट टॉपिक है ये रिलेशनशिप ऑफ ऑब्टेन मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड विथ सप्लाई डिश। इसका एक फॉर्मूला होता है, रिलेशनशिप ऑफ ऑब्टेन मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड विथ सप्लाई डिश। टी इक्वल टू टी हो गया टाइम, यानी कितना टाइम 2.3 वाई अपॉन एफ। वाई क्या होता है यहाँ पे? डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर ए बॉर्डर स्ट्रिप। और एफ क्या होता है यहाँ पे? इसका रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल, log 10 क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ ए। क्यू क्या होता है यहाँ पे? डिस्चार्ज होता है, और एफ क्या होता है? रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है। और इसके अंदर अपन एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है? क्यू, जैसे मान लो क्यू कोष्टक 10⁻x-1 अपॉन एफ इंटू 10⁻x, तो इसको क्यू अपॉन एफ है, इसको एरिया, इसको अप्रोक्सीमेट 10⁻x-1 अपॉन 10⁻x को अप्रोक्सीमेट 1 मान लिया, तो एरिया होगा जो मैक्सिमम एरिया होगा, एरिया ऑफ लैंड स्ट्रिप, एरिया ऑफ लैंड स्ट्रिप होगा, वो क्या होगा? क्यू अपॉन एफ, यानी डिस्चार्ज अपॉन रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सोइल होगा क्यू मैक्सिमम एरिया। ठीक है, ये टाइम है, टाइम निकालने का फॉर्मूला है, कितना पानी के अंदर अपन सप्लाई कर रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्टेन मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया विथ सप्लाई डिप्स, यानी सप्लाई डिप्स के द्वारा कितना एरिया को अपन कितने टाइम तक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके अंदर अपन अगले चैप्टर की बात करेंगे, दूसरा चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सुझाव हो वो आप भेजें। थैंक्स।